Hello, dear friends. I am Dr. Mukesh Parikh, and this is a lecture on George Herbert. जॉर्ज हर्बर्ट, जैसे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रही है, ये 1593 में पैदा हुए थे और 1633 में इनकी डेथ हो गई। इसका मतलब है कि ये एक 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बीच के कवि हैं और ये वेल्श बॉर्न पोएट है। जैसे कि आपको पता है, इंग्लैंड के अंदर एक और राज्य है जिसका नाम है वेल्स, WALES। तो ये वेल्श पोएट माने जाते हैं। ये ये पोएट थे, ओरेटर का मतलब है बहुत अच्छा भाषण देने वाले थे, और पादरी थे, प्रीस्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इनकी जो पोएट्री है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की कैटेगरी में आती है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री क्या होती है? जिसके अंदर जो कवि है वो बहुत ज्यादा कंसीट्स का या अलग अलग तरह के मेटाफर्स का इस्तेमाल करके और आम जो रीडर है उसको थोड़ा सा सरप्राइज करने की कोशिश करता है। और लैंग्वेज भी थोड़ी सी इनकी जो स्पोकन इंग्लिश होती है उस लैंग्वेज में लिखी जाती है। और इनको हम कहते हैं वन ऑफ द फोरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट का मतलब होता है गाना लिखने वाले, और डिवोशनल का मतलब आपको पता ही है, भक्ति। इसका मतलब है सबसे पहले और सबसे मशहूर भजन लिखने वाले राइटर की कैटेगरी में ये आते हैं। और इनका जो जन्म है वो बड़े एक आर्टिस्टिक वेल्दी परिवार में हुआ था, और इनकी जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज में हुई थी, ट्रिनिटी कॉलेज में। और वो वहाँ पे इस इंटेंशन के साथ गए थे कि वहाँ पर ये प्रीस्ट बनेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में अ, पादरी बनने के लिए भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेनी पड़ती है प्रीस्ट बनने के लिए। बट ही बिकेम द यूनिवर्सिटीज पब्लिक ओरेटर, लेकिन वो एक भाषण देने वाले पब्लिक ओरेटर बन गए यूनिवर्सिटी के। और इसकी वजह से जो किंग जेम्स थे इंग्लैंड के, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ जब 1603 में हो गई, तो उसके बाद जो किंग बने उनका नाम था जेम्स फर्स्ट, और उनका अटेंशन इन्होंने हासिल किया, मतलब ये बहुत फेमस वक्ता बने। ही सर्व्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में भी बैठते थे। इसका मतलब है ये MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पार्लियामेंट, 1624 में और फिर 1625 में भी। अब चलते हैं कि इनकी जो पोइट्री है उसमें, क्योंकि आपको मालूम है जिस एज के अंदर हम इस कवि की बात कर रहे हैं, उस जमाने में इंग्लिश के साथ साथ लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता था। तो ये भी अपनी पोइट्री को लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखते थे। और उनकी डेथ के थोड़े ही पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी कविताएं लिखी थी अपने करियर में, उसकी मूल लिपि, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब मूल लिपि, अपने एक फ्रेंड निकोलस फेरार को दी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसको कहा कि उसको पब्लिश कर देना, अगर आपको लगता है कि मेरी जो कविताएं हैं दे माइट टर्न टू द एडवांटेज ऑफ एनी डिजेक्टेड पुअर सोल। अगर आपको लगे कि मेरी कविताएं जरा भी एडवांटेज देती हैं, बेनिफिट देती हैं किसी भी दुखी बेचारी आत्मा को, अर्थात कोई दुखी आदमी को थोड़ा सा भी संबल मिले मेरी कविताओं से, तो पब्लिश कर देना, वरना अदरवाइज टू बर्न देम, वरना उनको जला देना। ये बड़ा फेमस वाक्य है। इट्स अ वेरी फेमस इंसिडेंट एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या कि जब निकोलस फेरार ने उनकी कविताएं पढ़ी तो फिर 1623 में उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। और जो नाम रखा कलेक्शन का वो था द टेम्पल, सीक्रेट पोएम्स एंड प्राइवेट एजैकुलेशंस। और ये बहुत फेमस कलेक्शन बन गया विद अ प्रेफिस बाय फेरार। और इसके अंदर जो एक प्रस्तावना, पता है आपको, एक किताब लिखने से पहले कोई ना कोई, या तो राइटर या कोई और उसका प्रस्तावना लिखता है, एक इंट्रोडक्शन लिखता है, उसको प्रेफिस बोलते हैं इंग्लिश में। वो फेरार ने लिखी। और अब आप अंदाजा लगाइए कि 1633 में किताब छपी और 1690 तक कहते हैं उसके 8 एडिशंस आ गए। एडिशंस का मतलब होता है उसके अलग अलग अंक आ गए। कहने का मतलब है दैट बुक वाज वेरी फेमस। अब आते हैं कि इनकी जो जॉर्ज हर्बर्ट की अब जो सर्वाइविंग पोएम्स हैं जो बच गई हैं, जो बहुत फेमस है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? एक तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेशंस देते हैं अपनी कविता में, ओके, और बड़ी एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। कंसीट्स का मतलब क्या होता है? बहुत दो अलग अलग चीजों को अपनी बात कहने के लिए मेटाफोरिकली जोड़ देना, उनको कंसीट कहा जाता है, मेटाफिजिकल कंसीट, ठीक है। और मेटाफिजिकल कंसीट का मतलब है जो हम जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, रॉबर्ट हेरिक, ये जो चार पांच राइटर पढ़ते हैं, इनकी खास बात ही यही है कि ये दो अलग अलग विचारों को जोड़ने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और हमें सरप्राइज करते हैं रीडर्स को, इसीलिए उनको मेटाफिजिकल कहा जाता है। मेटाफिजिकल का एक्चुअल मतलब ये होता है
मेटा का मतलब होता है अवे और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए, ये गलत मीनिंग होता है। जब भी आप कहीं पढ़ो कि मेटा का मतलब अवे और फिजिकल का मतलब अ, पता ही है आपको, कोई भी भौतिक चीज़, उससे परे की बात नहीं। मेटाफिजिकल का एक्चुअल मतलब होता है, ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, कहते हैं कि ये ड्राइडन ने और डॉक्टर जॉनसन ने सबसे पहले यूज़ किया था। खास तौर पे जॉन डन की और जॉन डन जो बड़े कवि हैं, उनकी कविताओं को ये कहते हुए कि ये ना राइटर ऐसे लिख रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा फिलॉसॉफिकल लिख रहा है, जबकि इसकी कविताओं में फिलॉसफी बिल्कुल नहीं है। तो ये तो फालतू में अपने आप को मेटाफिजिकल समझ रहा है। तो वहाँ से ये मेटाफिजिकल शब्द फेमस हुआ। तो मेटाफिजिकल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हमेशा आप याद रखें, मेटाफिजिकल मतलब होता है बहुत ही, एक फिलॉसफी का नाम है ये, ग्रीक कल्चर की, कि मेटाफिजिकल फिलॉसफी का मतलब होता है बहुत ही आत्मा की, परमात्मा की, बहुत ही सूक्ष्म और एब्स्ट्रैक्ट बातें करने वालों को हम बोलते हैं कि ये मेटाफिजिकल बातें कर रहा है। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है साधारण कविताएँ लिखना, लेकिन उनका ट्रीटमेंट ऐसा रखना जैसे कोई बहुत ही गहरी बात कर रहा हो कोई, ठीक है? और खास बात जो जॉर्ज हर्बर्ट की है कि उनकी कविताओं में एक विजुअल इफेक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि लाइकनेस इज ऑफ फंक्शन रेदर देन विजुअल, ठीक है? तो ये तो खैर ऐसा सेंटेंस है जिसका ये मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी विजुअल कविताएं कैसी होती थी। एक इन्होंने खास किस्म की कविताएं लिखी हैं जिनको पैटर्न पोएम्स कहा जाता है, जिनको शेप्ड पोएम्स या पैटर्न पोएम्स। जैसे अब एक इनकी कविता बहुत फेमस है, ईस्टर विंग्स। तो अब आप देखिए कविता कैसे लिखी गई है, जैसे कि पक्षी उड़ रहा है। आप देखिए ये, और ये एक पक्षी के पंख हैं और इस डायरेक्शन में जैसे पक्षी उड़ रहा हो। तो ये जानबूझ करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है जिससे आपको पता चले कि अच्छा ये होती है पैटर्न पोएम। और पैटर्न पोएम लिखने में समय भी बहुत लगता है, दिमाग चाहिए। तो एक तो ये इनकी द ईस्टर विंग्स बड़ी फेमस कविता है। अब आते हैं अगले पेज पर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स की समरी और उनकी बहुत डिटेल चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको क्वेश्चंस में काम आएंगी। जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोएम है द एगनी, और एगनी का मतलब क्या होता है, आत्मा का दुख। ओके, ये 1633 में इसी कलेक्शन में छपी थी, द टेम्पल में। और इसके अंदर उन्होंने मेडिटेशन किया है, मतलब मनन किया है किसके ऊपर, सिन एंड लव। अब ये सिन एंड लव क्या है, सिन तो है इंसान का, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की कहानी हम सबको मालूम होनी चाहिए कि एडम और इव को गॉड ने बनाया, और गॉड ने मना किया उनको गार्डन ऑफ ईडन में द फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए, अर्थात सेक्स करने के लिए। और लेकिन उन्होंने वो सेटन के कहने में आकर के, शैतान के कहने में आके वो पाप किया। और जो गॉड के पुत्र हैं क्राइस्ट, उन्होंने इस इंसानियत के प्रति प्यार दिखाते हुए क्या किया, धरती पर जन्म लिया और सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। और जो भी आदमी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से क्राइस्ट के सूली पर चढ़ने के बाद जो ब्लड निकला था उसको खाएगा, उनके मांस को चखेगा, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वो ये महसूस कर रहा है कि मैं आई एम गिल्टी फॉर दिस ब्लड विच क्राइस्ट हैज शेड फॉर मी। जो ब्लड का क्राइस्ट ने मेरे लिए बहाया है, मैं उसका ऋणी हूं, उसको शर्मिंदा होकर के स्वीकार करता हूं। तो इसमें दो बातें आ गई अब, कि क्रिश्चियनिटी की ये डिवोशनल कविता किस चीज की ओर इशारा कर रही है कि इंसान ने तो पाप किया और परमात्मा ने इंसान को फिर से तारने की कोशिश की अपने प्यार से। तो ये जो द टू सब्जेक्ट्स हर्बर्ट फील्स इट वुड मोर बिहोव, इस कविता में ये दो इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर बिहोव का मतलब है सूटेबल है, और जितने भी दुनिया के फिलोसफर्स हैं टू मेजर देन ऑल द अदर एलिमेंट, दुनिया की सारी चीजें नाप चुके हैं, वो ढूंढ चुके हैं, लेकिन इस सिन और लव का अभी तक किसी ने कोई भी मेजरमेंट नहीं निकाल पाए हैं। ये इस कविता की थीम है। और इस तरह से इसमें डिस्क्राइब किया है कि इन द ओपनिंग टू लाइन्स में कवि ने, टू विच दे हैव सेट देयर माइंड्स, क्या, कि फ्यू देयर आर दैट साउंड देम, बहुत कम ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इनको नापा। साउंड का मतलब है नापना। इस कविता के अंदर इसका मतलब हमें कविता की थीम समझ में आ गई कि एग्नि कविता में दुख बताया है इंसान का, कि दुनिया में सारी चीजें नाप ली गई हैं, लेकिन इंसान का पाप और परमात्मा का प्यार, इन दो की गहराई को अभी तक या इनकी ऊंचाई को अभी तक कोई नहीं नाप पाया। हर्बर्ट इस कविता में ये शोक मनाते हैं, लेमेंट करते हैं, एंड येट बोथ कैन बी फाउंड इन द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के अंदर आप इस चीज को ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं कि उन्होंने कैसे लव से इंसान के पाप को धो दिया। फिर जो कविता में अगले जो स्टैंजाज आते हैं उसमें जो जॉर्ज हर्बर्ट हैं, वो दो इमेजेस डिस्पेरेट, मतलब अलग अलग क्राइस्ट की इमेजेस यानी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।
वन ऑफ विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिन। एक में तो पाप दिखाया है कि इंसान ने कैसे पाप किया, एंड द अदर ऑफ लव, और दूसरा प्यार। फर्स्ट में ही हु वुड नो सिन, वो कहते हैं कि जो पाप को जानेगा इज इनवाइटेड टू रिपेयर टू माउंट ओलिवेट, उसको माउंट ओलिवेट पे इनवाइट किया जाएगा। रिपेयर का मतलब है, यहाँ पे रिपेयर का मतलब वो मीनिंग नहीं है जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि जो भी आदमी पाप को जानता है, उसको माउंट ओलिवेट पे क्या हुआ था, क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, क्रूसीफाई किया गया था। तो वो जगह पवित्र हो गई ना। वेयर ही विल सी अ मैन, जहां पे वो एक आदमी को देखेगा, रंग विद पेन्स, कि कैसे वो, रंग का मतलब है तड़प रहा था दर्द के मारे, अर्थात उसको सूली पे चढ़ाया गया। तो वो सूली पर किसकी वजह से चढ़ाया गया? इंसानों के, एडम और इव ने जो पाप किया उसकी वजह से जो संतानें हुई, जिससे ये मानवता उत्पन्न हुई, इसके पाप के लिए उन्होंने अपनी जान दी। हियर इन द गार्डन ऑफ गेथसेमन, गेथसेमन वो जगह का नाम है जहां पे इनको सूली पे चढ़ाया गया था, ऊपर पहाड़ी पे। द सिन ऑफ मैनकाइंड इज लाइक अ प्रेस एंड वाइस, और आदमी ने जो पाप किया वो किस तरह दिखाया है? वो एक प्रेस है, प्रेशर है, वो एक वाइस बुराई है, विच फोर्स इट पेन, जिससे दर्द उत्पन्न होता है, टू हंट हिज क्रूअल फूड थ्रू एवरी वेन। और ये जो बुराई है ना आदमी में, वाइस, सिन, पाप, ये इतनी क्रूअल है कि ये अपना खाना ढूंढती है इंसान की एक एक नस से। वेन मैंने नस, यानी इंसान के शरीर की इंद्रियों के ऊपर पाप हावी हो जाता है और इंसान से पाप करवाता है। ब्लड अपीयर्स हेयर, इंडिकेटिव इन दिस इंस्टेंस ऑफ द ब्लड शेड बाय क्राइस्ट इन पेनेंस फॉर ह्यूमन सिन। ये मैं आपको समझा चुका हूं हिंदी में कि ब्लड का मतलब यहां पे निकल रहा है कि क्राइस्ट ने जो पश्चाताप करने के लिए, कि भाई इंसान, क्योंकि जब स्वर्ग में ये बातचीत हो रही थी कि सेटन धरती के ऊपर एडम और इव को जो भड़का रहा था, तो क्राइस्ट ने गॉड को कहा था कि भाई इनका क्या कसूर है, अब ये आप इनको अभी मौत दे दोगे, स्वर्ग से निकाल दोगे, पैराडाइज से। तो गॉड ने कहा था कि कोई इनकी जगह ना, अपना इनका जो पाप है वो अपने सिर पर ले ले। तो क्राइस्ट ने, कहते हैं, धरती पर जन्म लिया और मरना स्वीकार किया। तो आदमी के सिन की वजह से क्राइस्ट ने क्या किया? अपना ब्लड बहाया। तो ये इंसान की मेन एगनी है। अगले स्टेंजा में फिर से क्राइस्ट का रेफरेंस आता है, जीसस क्राइस्ट का और उनके खून का। बट इस बार क्या होता है? ब्लड रिप्रेजेंट्स प्योर लव। अब आपको पता है कि वो ब्लड तो बहाया पाप की वजह से। अच्छा, ब्लड के ना दो सिंबल होते हैं। एक तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो ब्लड निकलता है उसको पाप कह दिया, है ना। और दूसरा जो क्राइस्ट ने बहाया, तो वो प्यार की वजह से बहाया कि चलो मैं अपना खून दे देता हूं, जान दे देता हूं, है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं कि अ, तो इस वजह से हम समझते हैं कि ये जो कविता है जिसमें पाप और क्राइस्ट का जो सेक्रीफाइस है इंसानियत के प्रति, उसको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अगले स्टैंजा में कवि कह रहा है, ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट स्टैंजा रेफर्स अगेन टू जीसस, जो मैं बता चुका हूं आपको। ही हु नोज नॉट लव इज इनवाइटेड टू टेस्ट द जूस, और जिसको प्यार नहीं पता आए जरा वो इस जूस को टेस्ट करे। अब यहाँ पे जूस का मतलब है वो ब्लड जो क्राइस्ट ने बहाया। विच ऑन द क्रॉस, क्रॉस का मतलब सूली जिसपे क्राइस्ट को लटकाया गया था, ए पाइक डिड सेट अ ब्रोच। पाइक मतलब कील। क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट को चढ़ाकर जो ब्रोच की तरह, अब्रोच का मतलब होता है जैसे साड़ी का पिन होता है ना, जिसको हम डेकोरेट करते हैं अपने कंधे के ऊपर, या कोट का पिन, उसको भी ब्रोच कहा जाता है। अपनी कॉपी में ये वर्ड लिख करके इसका मीनिंग देखिएगा, BROACH। तो जब इसको वर्ब बनाया तो इसके आगे ए लगा दिया, अब्रोच। अर्थात एक क्राइस्ट ऐसा हुआ इस धरती पर जिसने आपका पाप अपने सिर पर लेने के लिए कील को ऐसे कंधे पर झेल लिया जैसे किसी ने एक गहना झेल लिया हो। जूस ऑफ जीसस ब्लड विच वॉज कॉज टू स्पर्ट फ्रॉम हिज साइड बाय अ सोल्जर्स लैंस। और जो वहां पे सोल्जर खड़े थे, वो लैंस मतलब भालों से भी क्राइस्ट का जो शरीर है उसको भेद रहे थे। तो इतना जो तकलीफ किसी ने सही, सिर्फ किस लिए? ताकि इंसानियत को पाप से मुक्त किया जा सके।
द ब्लड ऑफ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस इज स्वीट एंड मोस्ट डिवाइन। इसीलिए वो जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मीठा है और दैवीय है, क्योंकि वो हमारे लिए बहाया गया है। मे बी टू जीसस ओनली ब्लड, हो सकता है केवल जीसस क्राइस्ट के लिए वो ब्लड हो, बट टू द बिलीवर इट इज वाइन। लेकिन जो आदमी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है उसके लिए वो प्रसाद से कम नहीं है। वाइन का मतलब इन्वर्टेड कॉमा में है इसका, प्रसाद का। फिर हम बात करते हैं अगली पोएम रिडेम्पशन के बारे में। क्राइस्ट कहते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट कहते हैं, इस ये एक सोनेट है रिडेम्पशन। इसमें, अब सोनेट आपको पता ही है 14 लाइन की पोएम होती है। तो इसके अंदर द लाइन फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टेंट राइम स्कीम, ए बी सी डी एफ ई जी। और ये तो थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम अ, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडेम्पशन का एक्चुअल इंग्लिश में मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि सोनेट है, ठीक है। और रिडेम्पशन मेक्स यूज ऑफ एलिमेंट, जैसे आपको पता है शेक्सपियर की जो सोनेट होती है ना, उसकी तरह की सोनेट है, बस थोड़ा सा राइम स्कीम में अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कविता में है क्या, इस सोनेट में। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बीन द टेनेंट ऑफ अ ग्रेट लॉर्ड। इसमें कहानी सी बताई गई है कविता में कि एक आदमी था, वो कहता है कि मैं एक जमींदार के यहाँ नौकर था। टेनेंट का मतलब उसकी जमीन को अ, देखता था, हल वगैरह चलाता था काफी लंबे समय से। लेकिन वो दुखी था वहां अपनी सिचुएशन को लेकर के। और एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो ना अपने मालिक को ढूंढने जाएगा, पता नहीं मालिक कहाँ चला गया है। और वो मालिक कौन है कविता में? क्रिश्चियन गॉड। एंड आस्क फॉर अ बेटर डील। और वो कहे, वो इस कविता में दिखाता है कि वो जो किसान है, जो किसी और बड़े मालिक के यहाँ काम करता है, बड़ा मालिक कौन है इसका? गॉड। और वो उससे मिलकर के डिसाइड करना चाहता है कि अब मैं बोर हो गया हूँ, मुझे काम बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, और मुझे कुछ बेटर आप सॉल्यूशन दें। दिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट कोविनेंट ऑफ वर्क टू द न्यू टेस्टामेंट कोविनेंट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। इसका मतलब है कि ये जो कविता है ना, इसमें बाइबल के दो हिस्से, आप लोगों को मालूम ही है कि बाइबल जो किताब है, धार्मिक किताब, उसके दो हिस्से हैं। एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दिखा रखा है। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर क्या दिखा रखा है, थोड़ा सा क्राइस्ट का रेफरेंस आता है उसके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो कविता है उसमें, क्योंकि धार्मिक कविताएं लिखी गई हैं जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा, जो बाकायदा एक प्रीस्ट थे और वक्ता थे बहुत बड़े, तो उनको ये सारी नॉलेज थी। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक ड्रामेटिक कविता दिखाई है कि एक आदमी जो अपने मालिक को ढूंढने जाता है, लेकिन वो मालिक उसको जब वो उनके घर जाता है तो वो कहते हैं कि अरे वो तो वहां से निकल गया कहीं। और वो उसको ढूंढते ढूंढते जब नीचे आता है, अब वो सोचता है कि इतना बड़ा आदमी तो किसी अच्छी जगह पर ही होगा। तो वो जाकर के उसको थिएटर में, बड़े बड़े गार्डन्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ढूंढता है। लेकिन एक जगह उसको कुछ भीड़ दिखाई देती है जो किसी आदमी को पीट रही है, मार रही है। और जैसे ही वो भीड़ के अंदर जाता है तो वो जिसको मार रहे हैं वो आदमी इसको देखते ही कहता है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। और ऐसे कह के वो मर जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्राइस्ट ने जैसे हमारे लिए जान दी, है ना? तो इसमें दिखाया है कविता के अंदर कि व्हेन द स्पीकर फाइनली फाइंड्स क्राइस्ट इज अबाउट टू बी क्रूसिफाइड। तो इसमें एक ड्रामेटाइजेशन है कि एक आदमी जब क्राइस्ट को ढूंढते हुए गया तो क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, और वो चढ़ाते चढ़ाते जब सूली पे चढ़ते चढ़ते अगला कह गया कि हाँ भाई, मैंने जो तू डिमांड कर रहा था वो तुझे दे दी। अर्थात कि तूने जो चीज की डिमांड की थी कि भाई तू बोर हो गया है और अब तुझे कुछ नई डील चाहिए, मैं सूली पे चढ़ रहा हूं, और अब मैं जो अपना खून बहा रहा हूं, इसको जब तू छुएगा, इसको प्रसाद की तरह ग्रहण करेगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो ये जो कविता है एक नाटकीय कविता है, छोटी सी, रिडेम्पशन इसका नाम है। और इसके अंदर कवि ने बताने की कोशिश की है कि क्राइस्ट का सूली पर चढ़ना इंसानियत को कैसे अपने पापों से मुक्त करेगा। His last words confirm that the speaker and all of humankind are allowed to start over and get new small rented lease। अर्थात जैसे ही क्राइस्ट ने अपना
अपनी जान दी, तो पूरी इंसानियत को एक नई लीज मिल गई, मतलब कि जीवन का एक नया ठेका मिल गया। अर्थात अब ये सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल तरीके से बात की जा रही है, जिसमें बताने की क्या कोशिश की जा रही है कि कैसे पाप से लदे हुए इंसान को क्राइस्ट की सेक्रीफाइस से क्या उम्मीद है। तो क्या उम्मीद है बताइए? यहां पर उम्मीद है स्पिरिचुअल रीजेनरेशन, अर्थात आध्यात्मिक उत्थान, आध्यात्मिक नवजीवन। तो ये रिडेम्पशन जो है ना, कि फिर से पश्चाताप करना और रिडीम हो जाना, शुद्ध हो जाना, तो ये भी एक अच्छी सी सोनेट है। तीसरी कविता पर आते हैं, प्रेयर। प्रेयर जॉर्ज हर्बर्ट की सबसे ज्यादा मशहूर कविताओं में से एक है, क्योंकि एक ये सोनेट है, लेकिन इसमें ना एक भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कवि ने प्रेयर को अलग 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 चीजों से उसकी तुलना की है। ठीक है, अलग अलग मेटाफर्स यूज किए कि प्रेयर ये होती है, प्रेयर वो होती है। तो वो सजेस्ट करते हैं कि दैट प्रेयर कैन बी ए कम्युनल सेलिब्रेशन। जब हम चर्च में सेलिब्रेशन करते हैं, प्रसाद खाने के लिए बैंक्वेट हॉल जाते हैं, तो प्रेयर वो है। एज वेल एज एन इंडिविजुअल्स जर्नी ऑफ लव, क्योंकि प्रेयर एक पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज में जो आदमी का जो हार्ट हो जाता है प्योर, वैसे है। फिर बाद में वो कहते हैं कि अ, ये जो प्रेयर है वो एक इंजन है अगेंस्ट द ऑलमाइटी। अर्थात आप प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हो गॉड से अपनी कोई भी बात मनवाने का, आपके हाथ में हथियार है प्रेयर। फिर बाद में वो कहता है कि इट इज अ काइंड ऑफ होम कमिंग, कि जब आप लोग प्रेयर करते हो तो इसका मतलब है कि आपके सांस में गॉड की सांस आ गई है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे गॉड आपके अंदर समा गया है जब आप प्रेयर करते हो, है ना? उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एज बोथ फेमिलियर एंड अदर वर्ल्डली, क्योंकि गॉड हमारे पहुंच के बाहर भी है, लेकिन प्रेयर करने से वो हमारे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फेमिलियर हो हमसे। ओके। फिर इस तरह से राइटर बाद में कहता है कि प्रेयर एक चर्च बेल्स के समान है, जो सुनाई देती है बियॉन्ड द स्टार्स हर्ड, सितारों के ऊपर भी सुनाई देती है। अर्थात प्रेयर में ये ताकत है। उसके बाद अबव ऑल प्रेयर इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द बिलीवर एंड गॉड। ऐसा भी कहा गया है कि हेवन इन ऑर्डिनरी मैन वेल ड्रेस्ड। एक लाइन आती है कविता में कि ऐसा लगता है कि जब हम प्रेयर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में रिलेशनशिप बन गया हो, किसके बीच में? गॉड के बीच में और हमारे बीच में। और हमें लगता है हम जहां बैठकर प्रेयर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी जगह क्या बन गई? हेवन। और मैन वेल ड्रेस्ड, और आदमी आपको पता है संडे को चर्च जाते हैं क्रिश्चियन लोग, तो वो सबसे बेस्ट कपड़े पहन के जाते हैं। तो जब हम प्रेयर करते हैं चर्च में तो इसका मतलब है ऐसा लगता है जैसे हम बहुत खुश हों, अच्छे कपड़े पहन रखे हों। दीज आर वंडरफुली डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम, yet the poem is also about the limits of language. How can words encapsulate something as elusive as prayer? यानी ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको कि प्रेयर एक ऐसी इल्यूसिव, मतलब ऐसी चीज है जो हम समझा नहीं सकते। कैप्सुलेट का मतलब है बांध नहीं सकते शब्दों में, क्योंकि प्रेयर तो आपको पता है साइलेंटली भी की जाती है। फिर भी इवन द मोस्ट एग्जॉटिक वोकेबलरी, राइटर ने बहुत ही हाई फाई, एग्जॉटिक का मतलब होता है बिल्कुल नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा है प्रेयर को, द लैंड ऑफ स्पाइसेस कहा है ना? टर्न्स आउट टू बी इनसफिशिएंट। उसके बावजूद भी ये थोड़ी सी ऐसे लगता है कि हम प्रेयर को ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रहा है कभी, क्योंकि प्रेयर को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। प्रेयर कैन नॉट बी इवोक्ड, हम उसको समझा नहीं सकते किसी को, बट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, केवल एक्सपीरियंस की जा सकती है। द पोएम कंक्लूड्स विद अ स्टार्टलिंग सिंपल फ्रेज। अच्छा, इतनी अच्छी कविता के 14 लाइन में अलग अलग फ्रेजेस से कवि ने प्रेयर को बताया, लेकिन उसका जो अंत है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, समथिंग अंडरस्टूड। हमें पता चलता है राइटर कह रहा है कि भाई प्रेयर तो ऐसी चीज है जो बस केवल समझी जा सकती है। और द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्लेन लैंग्वेज वाज वन ऑफ हर्बर्ट्स ग्रेटेस्ट रिटोरिकल स्किल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जॉर्ज हर्बर्ट की, कि वो अपनी कविताओं में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उन सिंपल लैंग्वेज में वो बहुत सारी संभावनाओं को हमको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो मिस्टीरियस चीज है, एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ी सी मेटाफोरिकल तरीके से राइटर ने बताया है कि भाई जो पोयम, जो प्रेयर है, वो कैसे कैसे हमारा गॉड के साथ कनेक्शन बिठा सकती है, कैसे हमें डिवाइन बना सकती है, कैसे हमारी आवाज भगवान तक पहुंचा सकती है, कैसे हम प्रेयर्स के माध्यम से अपनी बात को हथियार की तरह भगवान से इस्तेमाल करके और भगवान से मनवा सकते हैं। ये सब इसमें बताया गया है। तो अब अगली पोएम पे आते हैं। एक पोएम है इनकी बहुत ही फेमस, लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, और इतनी इजी के छठी पांचवी क्लास में भी रखी जाती है, दैट इज वर्च्यू। आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में 7 वर्च्यूज होती हैं।
तो वो जो वर्च्यूज़ हैं, अगर किसी आदमी में वर्च्यूज़ होती हैं तो उसको क्या-क्या मतलब मिलता है। इसमें दिखाया गया है कि द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ एवर बिगिनिंग नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑल थिंग्स व्हिच अपीयर ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट इन द नेचर डू नॉट रिमेन। इसमें ट्रांजिएंस की थीम रखी गई है, क्षणभंगुरता। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी से अच्छी है, जैसे गुलाब का फूल है या सुबह-सुबह जो दिन उगा है ना? कोई भी चीज़ है, वो परमानेंट नहीं रहती है। जैसे ओस की बूँद है, तो वो भी सुंदर लग रही है, लेकिन वो जैसे-जैसे धूप बढ़ेगी, वो उड़ जाएगी। ऐसे ही हम सब इंसान इस धरती पर आते हैं और फिर हम मर जाते हैं। फिर रहता कौन है हमेशा परमानेंट? उस थीम पर ये कविता है कि जो वर्चुअस आत्मा होती है, वो हमेशा रहती है। फिर इसकी समरी पढ़ रहा हूँ, द डे इज वेरी कूल स्वीट ब्राइट एंड सिंबल ऑफ अर्थ मैरिज एंड द स्काई। दिखाया कवि ने पहली लाइन में कि सुंदर सुंदर दिन है जैसे, और दूर ऐसा लग रहा है आसमान और धरती मिल रहे हैं, जैसे धरती की और आसमान की शादी हो रही है। बट इट इज डेस्टिन्ड, लेकिन ये तो किस्मत में लिखा है इस दिन के कि ढाई, कि एज सुन एज द नाइट अप्रोचेस, जैसे ही रात आएगी दिन मर जाएगा। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज हो गई, मेटाफिजिकल कवि ऐसा करते ही हैं। ड्यू ड्रॉप्स एक्सप्रेस सॉरो, और जब हम देखते हैं शाम को ओस पड़ती है, तो वो आंसू हैं प्रकृति के, जो उस दुख को, ग्रीफ को बता रहे हैं। किसकी डेथ पर? उस दिन की मौत पर। तो दिन का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सुंदर मेटाफोरिकल स्टाइल में कविता लिखी है कि दिन जो अच्छा होता है वो भी मर जाता है। जस्ट लाइक द फेट ऑफ द डे, जैसे दिन का भाग्य रहा है, फेट ऑफ रोज, कि गुलाब खिला हुआ है, इज ऑल्सो इन इट्स अल्टीमेट डेथ, लेकिन वो गुलाब भी शाम तक मुरझा जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद ब्लड एंड अट्रैक्टिव कलर। और इतना सुंदर अट्रैक्टिव जो गुलाब का फूल होता है, अगर कोई भी पासर बाय यानी गुजरने वाला जो राहगीर है, रास्ते में चलने वाला, वो उसको देख करके अपने आंसू जरूर पहुंच लेगा। फोर्स टू वाइप हिज आईज, वो अपनी आंखें क्यों पहुंच लेगा? क्योंकि वो देखेगा कि बड़े केयरफुल ग्लैंस, मतलब बहुत केयरफुल तरीके से जब वो नजर डालेगा फूल पर, देखेगा अरे अरे इतना सुंदर फूल है, एंड एडमायर इट्स ब्यूटी, उसकी ब्यूटी की तारीफ करेगा। एडमायर मैंने तारीफ करना, बट इट इज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो देखेगा अरे ये फूल तो थोड़ी देर बाद मर जाएगा शाम होते। और इसकी जो रूट्स हैं फूल की, वही इसकी ग्रेव है, अर्थात इसकी कब्र है। जब ये झड़ जाएगा, शेड कर देगा अपनी पेटल्स, मतलब कलियों को ग्राउंड पर, और इस जैसे दिन खत्म हो गया था, अ डे लास्ट फॉर ओनली 8 और 10 आवर्स ओनली, एंड अ रोज में लास्ट फॉर 2 to 3 days। 2-3, ज्यादा 3 सर्दियों में आपने देखा होगा गुलाब रह सकता है, बट द स्प्रिंग सीजन सीम्स टू लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। लेकिन अब आपने नोटिस किया इस कविता में क्या दिखाया है? दिन मर गया, फिर गुलाब का फूल उगा, मान लो वो भी सुंदर है, वो भी मर गया। बसंत का सीजन आया, चलो अपन ये मान लेते हैं कि भाई बसंत का सीजन तो 3-4 महीने रहेगा। तो फिर क्या हुआ? कवि दिखा रहा है कि इस सीजन में दिन ऐसे लगते हैं जैसे बड़े प्यारे हो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स चारों तरफ ब्लूम यानी खिले हुए हैं। बट इतना सुंदर सीजन होने के बावजूद भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एंड सून, जल्दी ही, इट वुड गिव वे टू द कोल्ड हार्श एंड अनरूली विंटर। और आपने देखा होगा बसंत के बाद तुरंत ही ठंडी, तकलीफ देने वाली जो सर्दियां हैं वो आ जाती हैं। और ये जो बिटर ट्रुथ है, ये जो कड़वा सच है कि भाई अच्छा समय खत्म होता है और बुरा समय आता ही आता है। इस प्लेजेंट स्प्रिंग टू वुड कम टू इट्स, एंड लाइक ऑल अदर थिंग्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा। द पोएट बड़े क्वाइटली अनॉयड होकर के, और मोर्टैलिटी यानी कि नश्वरता जो इस संसार की है, ट्रांजिएंस जो इस संसार की है, नेचुरल चीजों की, उनके ऊपर मनन करता है। और लास्ट में कविता में मैसेज देता है, लास्ट स्टैंजा में, कि ये जो संसार तो मरने के लिए ही बना है, लेकिन जो इंसान वर्चूज रखता है, वर्चुअस सोल है, वो एक जो सीजन्ड टिम्बर होती है। सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अ, ऐसी लकड़ी जिसको सारे मौसम झेल चुकी है वो, है ना? उसकी तरह सीजन टिम्बर जिसको कभी नुकसान नहीं होता, एक आत्मा जो गुणी है, वर्चुअस है, वो हमेशा परमात्मा के पास जाएगी। और उसकी तुलना कवि ने सीजन्ड टिम्बर से की है, कि सीजन टिम्बर जैसे कभी खत्म नहीं होती, वर्चुअस सोल हमेशा हमेशा के लिए सरवाइव करेगी। अर्थात भक्तों, डिवोशनल लोगों, वर्चुअस हो जाओ। तो ये क्रिश्चियन पोएम क्यों हो गई? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा गया है कि अगर आपको गॉड के पास जाना है हमेशा हमेशा के लिए, तो आपको वर्चूज को अपनाना होगा अपनी लाइफ में। तो ये पोएम भी बहुत फेमस है। अब इसमें मोर्टैलिटी की और ट्रांजिएंस की थीम है। एक और पोएम है द कॉलर। अब कॉलर की तो कई अर्थ होते हैं, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कॉलर जो है वो शर्ट पे भी होती है,
कुत्ते के पट्टे को भी कॉलर कहते हैं, और जो प्रीस्ट लोग पहना करते हैं गले में एक खास बुकरम का, उसको भी कॉलर कहा जाता है, ठीक है? तो ये 1633 में पब्लिश हुई थी उसी कलेक्शन टेम्पल में। और द पोएम डिपिक्ट्स अ मैन, इसमें कवि ने एक आदमी दिखाया है जो एक्सपीरियंस करता है लॉस ऑफ फेथ एंड फीलिंग ऑफ एंगर ओवर द कमिटमेंट ही हैज मेड टू गॉड। क्या होता है जब हम खूब भक्ति करते हैं ना, भाई माला पे माला फेरे फेरे जा रहे हैं, लेकिन जो चाहिए हमको वो नहीं मिल रहा है, तो हमें वो थोड़ा-सा जो हमारा फेथ है गॉड पर, वो थोड़ा डामाडोल हो जाता है और गुस्सा आने लगता है। तो ऐसा इसके अंदर आया कि वो ना राइटर अपने आप को महसूस कर रहा है कि जैसे वो बंधन में है, इसलिए इस कविता का टाइटल क्या है? कॉलर। ही फील्स दैट हिज एफर्ट्स इन कमिटिंग हिमसेल्फ टू हिज फेथ हैव बीन फ्रूटलेस। जो स्पीकर है कविता में, उसको ऐसा लगता है कि उसने जो भी अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया है वो बेकार चला गया, एंड बिगिंस टू मैनिफेस्ट अ लाइफ फॉर हिमसेल्फ। और अब वो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊं विदाउट रिलीजियस पैरामीटर्स, और उसमें मैं कोई भी धार्मिक बंधन ना हो। कोई धार्मिक पैरामीटर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे चीजें नहीं हो लाइफ में जो मुझे बताएं कि ऐसे जियो, मैं तो अपनी मर्जी से जीऊंगा। और फिर वो क्या करता है, ये दिखाया कि ही डिनाउंसेस हिज कमिटमेंट्स, वो त्याग देता है अपने जो बंधन है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी क्रिश्चियनिटी ने उसको कहा है करने के लिए, एंड प्रोक्लेम्स मतलब घोषित कर देता है हिमसेल्फ फ्री। ऐसा इस कविता के हाफ में दिखाया गया है। द पोएम्स थीम्स इंक्लूड द स्ट्रगल विद वंस बिलीफ्स एंड द डिजायर फॉर ऑटोनॉमी। तो आपको पता है हम सब के जीवन में ये मौका आता है कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छाई बहुत धारण की, लेकिन उसका नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ता है लास्ट में। कई बार हम देखते हैं संसार के जो लोग हैं मास्क रखते हैं चेहरों पर, और वो क्या करते हैं, भाई हमें स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है बताइए? अगर सारी दुनिया अच्छी हो जाए, तो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़े ना। इसका मतलब है कि हम परिवार का बंधन मानते हैं, हम भई इन्हें हमारी ड्यूटी बनती है एज़ अ टीचर स्टूडेंट के प्रति, पर लाइक जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, वो टीचर को गलत बोले, जैसे जिस तरह से आजकल होने लगा है चारों तरफ, तो कोई किसी को अपना हेड नहीं मान रहा है। तो ऐसे में इंसान को लगता है कि मैं क्यों किसी को अपना हेड मानूँ, है ना? मैं तो आज़ाद हो जाता हूँ। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, फ्रीडम। और वो डिफाइंस करता है रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस की। डिफाइंस का मतलब है अवज्ञा। ही डज नॉट ओबे द रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन। द स्पीकर इज ट्राइंग टू क्रिएट हिज ओन लिमिट्स टू लीड हिमसेल्फ। वो कहता है मैं खुद का नेतृत्व खुद करूंगा, रेदर देन फॉलोइंग गॉड। अब मैं गॉड को फॉलो नहीं करूंगा। गॉड तो एक कॉलर बन गया है मेरे लिए, बंधन बन गया है। ही ट्राइज टू कन्विंस हिमसेल्फ। अच्छा, ये बात वो खुद से ही कर रहा है, तो एक पूरी कविता एक सॉलिलॉक्वी की तरह है, अर्थात वो खुद से ही बात किए जा रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि सॉलिलॉक्वी तो ड्रामा में होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें ड्रामेटिक एक सिचुएशन है और एक बोलने वाला है। दैट अ लाइफ ऑफ फ्रीडम विल ब्रिंग हिम द सेटिस्फैक्शन। क्योंकि जब मैं आजादी से जीऊंगा अपना जीवन, तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट इज फेथ हैज फेल्ड टू प्रोवाइड। और जो भगवान के प्रति जो मेरा फेथ था, वो तो मुझे प्रोवाइड कर नहीं पाया ये आनंद, ये सेटिस्फेक्शन, तो अब मैं अपनी मर्जी से रहूंगा। टाइटल ऑफ द पोएम द कॉलर इज सिंबॉलिक, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इसमें काफी ज्यादा सिंबल सिंबल छुपे हुए हैं। इट सीम्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन विद इन द पोएम एंड गॉड। क्योंकि बंधन है, तो आपको मालूम है कि गॉड और हम में एक बंधन तो है ही। वो अलग बात है कि हम उसको नकार दें। कॉलर इन दिस पोएम में रेफर टू द क्लैरिकल कॉलर। क्लैरिकल का मतलब होता है पादरी। जो चर्च में जो लोग होते हैं वो भी एक खास किस्म का कॉलर पहनते हैं, विच प्रीस्ट वियर एज रिलीजियस सिंबल, ताकि उनको दूर से देख के पहचाना जा सके कि भाई ये धार्मिक आदमी है या ये प्रीस्ट है। टू टेक ऑफ द कॉलर इज टू रिवोक वंस डेडिकेशन। और वो ये पट्टा हटा देना चाहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी डेडिकेशन को, मिनिस्ट्री का मतलब अपने चर्च के जो रूल्स हैं उनको हटा देना चाहता है। द टाइटल में ऑल्सो रेफर टू द टर्म द स्लिप, टू स्लिप द कॉलर, और टू स्लिप आउट द एंड अवॉइड द रेस्ट्रेंट्स ऑफ द चर्च। इसीलिए, क्योंकि एक फ्रेज है इंग्लिश में ये, टू स्लिप द कॉलर, कि बंधन से बाहर आ जाना, शायद इसीलिए कवि ने इसका टाइटल द कॉलर रखा है। और ये जो बंधन है कवि प्रीस्ट्स के ऊपर, वो भी दिखाया है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि इस कविता के अंदर घुटन का माहौल है, और ये घुटन का माहौल कई बार इसलिए होता है क्योंकि हम जो चाहते हैं भगवान से वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये कविता भी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं पांचवी कविता पर, जो कि बहुत फेमस है। इसका नाम है लव। अब आप बोलोगे कि लव के बीच में ब्रैकेट में 3 क्यों लिखा हुआ है रोमन लैंग्वेज में? एक्चुअल में जॉर्ज हर्बर्ट ने 3 लव पोएम्स लिखी थी। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल बता रखी है। लव 1, लव 2, लव 3, ठीक है? और वो अलग-अलग तरह की पोएम्स हैं। उन सब में, एक लव में जो सेक्सुअल प्यार है उसकी बात है, एक में इंसान के और गॉड के बीच में कनेक्शन है, एक में केवल डिवाइन लव की बात है, ठीक है? तो ये जो कविता है हमारी, मैं इसका थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ आपको, कि इसमें जो कवि है फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा है, लव बेड मी वेलकम, गॉड ने मेरा स्वागत किया। अब यहाँ पे लव कौन है?
क्राइस्ट, वेड मतलब कहना, भाई कभी गॉड के पास गया, उन्होंने उसका स्वागत किया, येट माई सोल ड्रू बैक, लेकिन मेरी आत्मा पीछे हट गई, गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सिन, और मुझे बड़ा गिल्टी हुआ कि भाई मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं। बट क्विक आइड लव ऑब्जर्विंग मी ग्रो स्लैक, लेकिन जो गॉड थे, क्राइस्ट थे, वो बड़े क्विक आइड थे, और उन्होंने वो तुरंत ही जब उन्होंने देखा कि मैं काफी स्लो हो गया हूं और शर्मा रहा हूं, फ्रॉम माई फर्स्ट एंट्रेंस, जैसे मैं वहां पहली बार गया, ड्रू नियरर टू मी, मेरे पास आए और स्वीटली मुझे क्वेश्चन किया, इफ आई लैक्ड एनीथिंग, किसी चीज की कमी तो नहीं है मुझे। और क्राइस्ट ने इस तरह से मुझसे पूछा, और मैंने क्या किया, उनको अपनी बात बताई। अब क्योंकि मैं एक गेस्ट था वहां पे, एक गेस्ट, तो आई आंसर्ड वर्दी टू बी हियर, मैंने पूछा कि भगवान मैं गेस्ट हूं, क्या मैं इस लायक हूं कि यहाँ आ जाऊं? तो लव सेट, लव मैंने गॉड क्राइस्ट बोले, यस तुम हो इस लायक, यू शैल बी, ही तुम ही तो हो वो, आई द अनकाइंड ग्रेट अनग्रेटफुल। अब यहाँ पे आम आदमी का रेफरेंस आया कि मैं जिसने इतना पाप किया है, आपका कहना नहीं माना, अनग्रेटफुल रहा मैं, आ माय डियर आई कैन नॉट लुक ऑन दी। तो वो जो स्पीकर है इस कविता में, जो कि कॉमन मैन है, वो कह रहा है गॉड को कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपके चेहरे को देख भी सकूं। तो लव टुक माई हैंड एंड स्माइलिंग डिड रिप्लाई, तो गॉड ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हु मेड द आईज बट आई, अरे तेरी आंखें बनाई किसने, मैंने तो बनाई है, इसका मतलब है तू ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस में मत आ, अर्थात तूने कोई पाप नहीं किया है। ट्रुथ लॉर्ड, ऐसा सच कह रहे हो भगवान, बट आई हैव मार्ड देम, मार्ड का मतलब नुकसान पहुंचाना, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया है। लेट माई शेम गो वेयर इट डथ डिजर्व, मुझे ऐसा करो, जाने दो यहाँ से, मेरी जो शर्म है मुझे जहां ले जाए मैं वहां जाने को तैयार हूं। मतलब कि इसमें जो ड्रामा दिखाया गया है कि भाई जो स्पीकर है कविता में, वो सोच रहा है कि मैं पापी हूं, आई एम अ सिन्ड वन, एंड नो यू नॉट सेज लव, हु बोर द ब्लेम, अरे तू नहीं है भाई, क्राइस्ट का डायलॉग है, तो ये डायलॉग के फॉर्म में कविता है। लव मतलब क्राइस्ट बोले कि तेरा जो ब्लेम है वो किसने अपने ऊपर ले लिया है, बोर मतलब बेयर की सेकंड फॉर्म, ये जो तेरा पाप था वो तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है ना, मतलब तू ब्लेम फ्री हो गया, माय डियर देन आई विल सर्व, इसीलिए अब मैं तेरी सेवा करूंगा। तो यहाँ पे गॉड का यानी क्राइस्ट का प्यार दिखाया गया है। यू मस्ट सिट डाउन, तू चिंता मत कर, यहाँ पे बैठ, क्राइस्ट बोले, एंड टेस्ट माई मीट, और ये मेरा मांस खा। सो आई डिड सिट एंड ईट, और मैं वहां बैठा और खाने लगा। तो अब हम हिंदू लोग हैं या इंडियंस हैं, एंड सपोज एनी रिलीजन वी बिलोंग टू, सपोज वी डोंट नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, देन वी मे फाइंड सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई टेस्ट माई मीट, क्योंकि जो मास सेरेमनी होती है कैथोलिक चर्च में, उसमें वो जो रेड वाइन और जो ब्लड है उसका जो प्रसाद दिया जाता है और उसको सब लोग खाते हैं, उसका मतलब ही ये है कि वो द बैंक्वेट सेरेमनी हो रही है, जिसको यूकरिस्ट भी कहा जाता है, EUCHARIST, यूकरिस्ट। तो उसका मतलब है कि आपने स्वीकार किया है कि आपने पाप किया है, और क्राइस्ट ने जो अपना ब्लड दिया सूली पर चढ़ के, क्रूसीफाई होकर के, आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, और आप अगर ये करते हो तो आप ब्लेम फ्री हो, और आपको वापस से क्या मिल जाएगा, स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग, जो आपसे छिन गया था जब आपने ओरिजिनल सिन किया, जो गॉड का कहना ना मान करके आपने जिस तरह से पाप किया। So this is, a very grand lecture on the 5 poems of George Herbert, who is a major writer in the metaphysical series. Thank you. Thank you very much.